सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्लास 10 में ना हम लोग APGP किए हैं, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा मैच करता है, थोड़ा सा क्या मतलब APGP ही है बेसिकली, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो हम लोगों को क्या दिया रहता है, पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है हम लोगों को क्या दिया रहेगा कि मतलब कोई एक सीक्वेंस दिया रहेगा, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 3 5 7 9, देख रहे हो ना, ऐसे करके एक सीक्वेंस होता है। तो बाद का एलिमेंट क्या होगा या फिर जोड़ने पे क्या होगा, जैसा AP या फिर GP में हम लोग सीखते हैं उसी तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह का सीक्वेंस होगा। सीरीज़ का मतलब क्या होता है, इनको अगर जोड़ करके लिख दूँ, मान लो 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे करके जोड़ करके लिख दूँ, तो ये क्या बन जाता है, एक तरह का सीरीज़ बन जाता है, ठीक है ना, जो भी हो। अब देखो अगर मान लो मेरे को ना मतलब ऐसे समझने में थोड़ा दिक्कत होता है हम लोग को, जैसे मान लो 3 5 7 9 अगर ऐसा दिया हुआ है तो समझने में दिक्कत होता है। तो हम लोग को हमेशा हम लोग क्या कोशिश करते हैं, कोई एक ना इनके लिए हम लोग एक जनरल टर्म निकाल लें। क्या निकाल ले, जनरल टर्म। जैसे इस वाले के लिए अगर मैं बात करूँ जनरल टर्म, तो अगर मान लो मैं लिख दूँ 2n + 1, क्या लिख दे रहा हूँ, 2n + 1, मतलब इसका जनरल टर्म लिख दे रहा हूँ 2n + 1, और मैं लिखूँगा n का वैल्यू जो होगा वो क्या है तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो अगर मान लो n का वैल्यू ऐसे लिख दे रहा हूँ और n को मैं लिख दे रहा हूँ n इज़, मान लो लिख दे रहा हूँ तुम्हारा इंटीजर, ठीक है ना। n का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो अगर मान लो n का वैल्यू 1 बैठाता हूँ, देखो क्या हो गया, 2 × 1 + 1 यानी कि 3 आ गया। अगर मान लो t का वैल्यू 2 बैठाता हूँ, देखो क्या आ गया, 2 × 2 + 1 यानी कि देखो 5 आ गया। ऐसे करके सब एक टर्म आ रहा है ना, समझ में आ रही बात है मेरा। तो इस तरह से हम लोग करके चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई भी सीरीज़ हो तो उसका अगर मैं ट्राई क्या करता हूँ ना हमेशा कि उसका nth नंबर टर्म निकाल लो या फिर जनरल टर्म निकाल लो, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग एंटर करते हैं, जैसे मान लो कि किसी का भी नेक्स्ट टर्म निकालना हो, जैसे मान लो मैं एक सीरीज़ लिख करके देता हूँ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मान लो an = n² / 2n। अब मुझे बोला A5 निकालो, क्या निकालो, A5 निकालो। तो A5 क्या, देखो यहाँ पे n की जगह 5 बैठा है, तो ये जितने भी एलिमेंट हमारे 5 बैठाना होगा, तो ये हो गया देखो 5 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का पावर 5। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 4 8 16 32 32, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, क्लियर है ना। ऐसे करके अगर nth टर्म दिया हो तो मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है। चलो अब हम लोग चैप्टर में बेसिकली एंटर करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस चैप्टर का स्टार्ट अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर का जो स्टार्ट होता है उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं AP के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस होता है ना, इसमें एक कॉमन डिफरेंस से चीज़ें बढ़ती हैं। चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, कॉमन डिफरेंस से बढ़ती हैं फिर कम होती हैं। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 8 11 14 17 20, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस अगर देखोगे तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या होता है चीज़ें एक डिफरेंस से बढ़ रही होती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें पता करनी होती है। एक पता करना होता है फर्स्ट टर्म, क्या पता करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है A से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, मान लो, ठीक है। अच्छा, दूसरा पता करना होता है तुमको कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करो। जैसे मान लो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, इसका अगर मान लो तुम nth टर्म निकालना चाहते हो, कोई भी जनरल टर्म, तो क्या होता है A + n - 1 × D। क्या इसका मतलब है, समझो कि T5 अगर निकालना है ना तो वो क्या होता है A + 4D, याद रहेगा। T8 निकालना है ना वो क्या होता है A + 7D। ये होता है इसका जनरल टर्म। ये हो गया क्या, इसका जनरल टर्म निकालने का तरीका। कोई प्रॉब्लम है तो देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है। कोई भी अगर जनरल टर्म, मैंने क्या बोला, कोई भी AP दिखेगा तुमको सबसे पहले क्या काम करना है, उसका फर्स्ट टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना, फर्स्ट टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना, ठीक है। चलो दूसरा AP के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सम ऑफ AP कैसे निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ AP, ठीक है। तो देखो सम ऑफ AP कैसे निकालते हैं, देखो सम ऑफ n टर्म्स, AP का बात कर रहा हूँ। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × D। ये क्या होता है, सम ऑफ AP। तो देखो इसके लिए भी 2 चीज़ चाहिए, A और D, क्योंकि n का वैल्यू तो पता रहेगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक AP यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। AP क्या लिख रहा हूँ, मान लो 3 5 7 9
11, ये मेरा ए पी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और लिख दे रहा हूँ 13 15 ऐसे करके बहुत सारे टर्म लिख दिया, ठीक है। 3 3 6 1 7 तो टर्म लिख दिया है, ठीक है ना। और एक लिख दे रहा हूँ 17, ठीक है। 8 टर्म लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मान लो ये ए पी है, ये पूरा मुझे नहीं दिया होता, या फिर मान लो मुझे बोला है कि एक काम करो तुम इसका, जैसे ये ए पी है ना, तो इस ए पी में मुझे सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। पहला मुझे देखना है कि भाई पहला टर्म क्या है, पहला टर्म 3 है। फिर मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, मतलब 5 - 3 यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब मान लो ये भी मुझे नहीं पता होता, मान लो मुझे 3 टर्म ही पता होता, मुझसे बोलता तुम एक काम करो T6 निकालो, ठीक है। तो मैं क्या करता, मैं बोलता T6 का मतलब होता है देखो A + 5D, क्या होता है A + 5D। अब A कितना है भाई, 3 है, 5 तो मतलब तो 5 होता है, D कितना है तुम्हारा 2 है, यानी कि देखो क्या आ जाएगा 3 + 10 यानी कि 13। एक बार देखते हैं छठा नंबर तो हम 13 है क्या, 1 2 3 4 5 6, हाँ 13 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बोले कि सम ऑफ 6 टर्म्स निकालो, अगर मान लो ऐसा बोला, तो ये क्या होता है, अभी फॉर्मूला बताया, देखो यहाँ ऊपर फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है 6/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है 3 प्लस यहाँ पे देखो n-1, यहाँ पे 6 है यानी कि 6 - 1 5। d का मतलब क्या है देखो 2। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपल बॉड मास से, तो 6/2 3 2 = 6 प्लस 5 2 = 10, यानी देखो ये काटता हूँ तो 3 बार में कट गया, यानी कि 3 × 16 यानी कि 48, यानी कि 6 तक अगर जोड़ेंगे तो 48 आएगा। क्रॉस चेक करते हैं, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 25 35, 35 और 13 38 48, देखो 48 आया ना, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एपी में 2 चीज़ें सीखे। पहला कि अगर nth टर्म निकालना हो, जनरल टर्म निकालना हो, तो वो क्या होता है Tn = A + n - 1 × D, और 6 टर्म मतलब कोई भी अगर मान लो सम निकालना हो तो n/2 2A + n - 1 × D। ये एक बात हो गई एपी। और बात समझते हैं एपी में, अगर मान लो और एक चीज़ समझते हैं एपी में, और एक समझते हैं क्या कि इफ़ ABC आर इन AP, कहीं पे तुमको ये लिखा हुआ मिल जाएगी ABC AP में है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो कि ABC अगर AP में तो इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा ना, यानी कि B - A करोगे तो क्या मिलेगा तुमको C - B, यानी कि अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूँ तो देखो क्या होता है A + C = 2B। मतलब कहीं पे अगर तुमको बोले कि ABC AP में है, इसका मतलब तुम डायरेक्टली ये समझ सकते हो कि A पहला टर्म और लास्ट टर्म, मतलब A और C को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स B आएगा। समझ में आया? अच्छा, अब और भी कुछ बातें समझते हैं कि अगर मान लो कि एक नंबर बात ऐसे करते हैं कि अगर मान लो ABC आर इन AP, अगर ABC AP में है, ठीक है ना, अगर ABC किस में है AP में है, तो अगर मान लो मैं काम करता हूँ इसमें कुछ जोड़ या घटा दूँ, मतलब हर एक एलिमेंट में A + - K कर दूँ, वैसे ही B + - K कर दूँ सेम चीज़, और C + - K कर दूँ, तो भी ये AP में ही रहेगा, ठीक है, विल बी इन AP। मतलब अगर हर एक एलिमेंट के साथ कुछ जोड़ दूँ या घटा दूँ तो भी एपी में ही रहेगा। वैसे ही हर एक एलिमेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो के मल्टीप्लाई कर दिया, बी के मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सी के मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी ये किस में रहेगा तुम्हारा एपी में ही रहेगा। चेंज कुछ नहीं होने वाला है, चेंज कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ में आई? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गई एपी की बात। अच्छा, और एक बात होती है कि एपी में और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन के बारे में भी आ रहा हूँ, उसके पहले एपी के कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलो, अच्छा पहले समझ ही लो अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है मिडिल। जैसे मान लो कि मेरा पहला टर्म 5 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो है 9, ठीक है ना, 5 और 9। तो एम का मतलब क्या था? नॉर्मल मीन। मीन मतलब मिडिल में होना चाहिए। तो इसके एग्जैक्ट मिडिल में क्या नंबर बैठेगा? इसके एग्जैक्ट मिडिल में क्या नंबर बैठेगा? तो तुम कैसे निकालोगे? देखो, तुम निकालोगे कि मान लो ये मेरा पहला टर्म है, मान लो, ठीक है, और ये मेरा क्या है, मान लो तीसरा टर्म है। अगर एक मीन अंदर करना है तो ये मुझे क्या निकालना होगा? सेकेंड टर्म निकालना होगा ना। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर पहला टर्म को ए लिखते हैं, ए तो मेरा 5 आ गया। तीसरा टर्म कितना है? 9 है। तो तीसरा टर्म का मतलब क्या होता है? देखो a + 2d, a + 2d, तो a + 2d का वैल्यू तो 9 होता है। 9 मतलब यहाँ पे 9 दिया हुआ है। अब देखो a का मतलब तो मैं 5 लिख ही दिया हूँ। 2d = 9, यानी कि 2d = 9 - 5 4, यानी d का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो देखो मैं बोला कोई भी अभी में सिर्फ 2 चीज़ पता करनी होती है, फर्स्ट टर्म और d। फर्स्ट टर्म d पता चल गया, कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे सेकेंड टर्म निकालना है, जो कि मेरा कहीं ना कहीं am ही है, जो कि मेरा कहीं ना कहीं क्या है? एम ही है। तो एम मेरा कितना आ जाएगा? देखो a प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सिर्फ एक d होगा,
यानी कि 5 + 2 यानी कि AM कितना आ गया 7। अच्छा, अगर मान लो मैं सेम चीज़ अगर बात बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे मान लो कितना है तुम्हारा, मान लो यहाँ पे मेरा कितना है 20 है, ठीक है ना। मान लो मेरे को इसमें बोला ना कि 4 ठो AM बैठाओ, कितना ठो AM बैठाओ, 4 AM बैठाओ, कितना ठो AM बैठाओ 4, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कैसे बैठाऊंगा, तो तुम वही सेम चीज़, इसको मान लोगे T1, इसको क्या मान लोगे 4 बैठाना है ना, तो ये 2 3 4 5, मतलब इसको मान लो तुम T2 मान लो, इसको T3 मान लो, इसको T4 मान लो, इसको T5 मान लो, इसको T6 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो, तो तुम तो पहला टर्म और छठा टर्म मिल गया, तो T1 मेरा कितना है, जिसको A बोलते हैं, वो कितना है 10, और T6 जिसका वो है तुम्हारा 20, T6 का मतलब क्या होता है A + 5D = 20, यानी कि A तो मेरा 10 है प्लस 5D = 20, ठीक है ना। यानी कि यहाँ देखो 5D = 10 आ गया, यानी कि D = 2 आ गया। अब D = 2 आ गया, सेकेंड टर्म क्या होता है, देखो T2 क्या होता है A + D, तो जब A तुमको पता है कि 10 है और D 2 है, तो ये 12 नहीं आ जाएगा, तो ये मेरा फर्स्ट एम हो गया। अच्छा, T3 अगर मान निकालो, ये क्या होता है A + 2D, यानी कि 10 + 2 = 2 4, यानी कि 14। वैसे अगर T4 निकालोगे तो आ जाएगा 16, T5 निकालोगे तो आ गया 18। तो देखो मुझे बोला था 4 ठो AM इंसर्ट करो, तो मैंने वैल्यू बैठा दिया 12 14 16 18। समझ में आया ना, GM मतलब अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे करके क्वेश्चन आते हैं। देखो, अच्छा, जो इसमें मतलब मान लो नहीं दिया रहता है ना, वो हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे AP में क्या बोला है कि एक क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, बोला है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP whose kth टर्म इज 5k + 1। मतलब k टर्म दे दिया, मैंने tk तुमको क्या दे दिया हुआ है 5k + 1। ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्यों बोलो। अगर मान लो मैं यहाँ पे T1 लिखना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5 × 1 + 1, यानी कि 6 हो गया, पहला टर्म तो मेरा 6 हो गया। T2 अगर लिखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 × 2, बस k के जगह पे 1, k के जगह पे 2 ऐसे, तो क्या आ गया 11। अब देखो, मुझे पहला टर्म यानी कि A मुझे मिल चुका है, A क्या है मेरा 6। अब मुझे क्या चाहिए D का मतलब वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा, सेकेंड टर्म मेरा कितना है 11, फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 6, यानी कि 5, यानी कि मुझे A और D मिल गया है। अब बोला है सम ऑफ n टर्म्स निकालो, क्या बोला है सम ऑफ, तो सम ऑफ n टर्म्स होता क्या है, देखो n/2 2A + n - 1 × B। तो करना क्या है, देखो n के जगह पे तो कुछ नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि n के टर्म्स में तो पूछा है, बट मुझे A और D का वैल्यू पता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ n/2, 2 × A का वैल्यू 6 आया है, प्लस n - 1, D का वैल्यू कितना आया है 5 आया है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया देखो n/2, ये क्या हो गया 6 दूनी 12 प्लस 5n - 5, कहाँ पर, सॉरी गलती से लिख दिया। तो ये हो गया देखो n/2, ये आ गया 7 + 5n, ठीक है ना। अब थोड़ा और अगर चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। चलो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन और देखा रहा है, ये AP का बात कर रहा है। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 2, फर्स्ट टर्म कितना दे दिया 2, एंड सम ऑफ 5 टर्म्स is equal to 1/4 of sum of next 5 terms. Find sum of 30 terms and 20th term। देखो, बहुत मतलब लैंग्वेज को समझते हैं। बोला है फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ AP का 2 है, तो फर्स्ट टर्म मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर बोला एंड सम ऑफ 5 टर्म्स, यानी कि S5 का बात हो रहा है,
इज इक्वल्स टू क्या बोला है 1/4 ऑफ, यानी कि 1/4 कर दे रहा हूँ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म मतलब कौन सा हो गया 6 नंबर टर्म, 7 नंबर टर्म, 8 नंबर टर्म, 9 नंबर टर्म, 10 नंबर टर्म। समझ में क्या बोल रहा हूँ ना, मैंने 5 के बाद मतलब 6 से लेकर 10 तक। तो अच्छा 6 से लेकर 10 तक वाला टर्म कैसे आएगा, तो मैं काम कर रहा हूँ सम ऑफ 10 टर्म्स लिख दे रहा हूँ। तो सम ऑफ 10 टर्म्स मतलब क्या फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस 5 टर्म ऐसे करके 10 टर्म तक। लेकिन पहला 5 मुझे नहीं चाहिए, तो माइनस क्या कर दे रहा हूँ उसमें से सम ऑफ 5 टर्म्स कर सकता हूँ। बताओ ये मुझे दिया हुआ है, इसको यूज़ करके देखो। अच्छा बताओ तो इसको यूज़ करके मुझे क्या निकालना है, कोई बता सकता है? हमेशा मैंने बोला एक एपी में से 2 ही चीज़ें निकालनी होती है, एक निकालना होता है ए और एक निकालना होता है डी। तो ये तो मुझे पता है, यानी कि इसको यूज़ करके मुझे डी निकालना है। अगर मैं डी निकाल लूँ तो 28th टर्म भी निकाल लूँगा और सम ऑफ 30 टर्म्स भी निकाल लूँगा, है कि नहीं? तो मुझे इसको यूज़ करके क्या निकालना है, बस डी निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है 5/2 इंटू 2a, ए मतलब तो 2 है, प्लस 5 - 1 ये 4 इंटू डी, ये आ गया इक्वल्स टू 1/4 सम ऑफ 10 टर्म्स। देखो क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ 10/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a यानी कि 2 इंटू ए तो 2 है 2a प्लस n - 1 यानी कि 9d, ठीक है, माइनस ये तो वही लिख दूँगा, देखो 5/2 2a प्लस 4d, ठीक है ना, जो भी हो। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 5/2, ठीक है, ये देखो आ जाएगा 4 प्लस 4d, ठीक है। अच्छा ये आ गया देखो 1/4, मैं यहाँ पे थोड़ा और लिख दे रहा हूँ, ये आ गया देखो कट के आ गया 5 इंटू 4 प्लस 9d माइनस 5/2 4 प्लस 4d, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा सॉल्व वगैरह कर लेंगे, ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। तो आ जाएगा देखो, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो 5/2 यहाँ पे आएगा देखो 4 प्लस 4d, ठीक है, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 5 यहाँ पर है, और क्या है 4 प्लस 9d, 4 प्लस 9d माइनस के बाद तो यही वाला चीज़ होगा 5/2 यहाँ पे क्या है 4 प्लस 4d, ठीक है ना। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो देखो इन दोनों में देखो 4 कॉमन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई ही कर दो, क्या ही दिक्कत है। तो देखो 5 चौके 20 प्लस 20d/2 इक्वल्स टू ये 1/4 ही रहने दो, 5 चौके 20 प्लस 45d माइनस, ठीक है। अरे ये देखो 2 से ये कट जाएगा ना पूरा, मतलब इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है। अच्छा या फिर तुम लिख भी सकते हो 5/2 इंटू 4 कॉमन ले लो, और क्या लिख दोगे देखो 1 प्लस d, ठीक है। अच्छा अब देखो ये तो 2 बार में कट गया, तो ये क्या आ गया देखो 20 प्लस 20d इक्वल्स टू, ये देखो अच्छा ये तो 1/2 है, खैर चलो ये आ गया देखो 20 प्लस, देखो ये कट गया 2 बार में, 20 प्लस 45d माइनस 5 से 2 मल्टीप्लाई करो 10, तो 10 माइनस 10d, ठीक है ना। तो अब तुम अगर सॉल्व करोगे 20, देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ d वेरिएबल है, तो d का वैल्यू निकल गया। अब d का अगर वैल्यू निकल गया, तुम्हें a का भी वैल्यू पता है और d का भी वैल्यू पता है, तो सम ऑफ कितना टर्म्स बोला था, सम ऑफ तुम्हारा 30 टर्म्स, सम ऑफ 30 ये निकाल लोगे, और बोला है कि 28 नंबर टर्म क्या है, ये भी निकाल लोगे। समझ में आया क्या है? एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही फेयर चांसेस है कि तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेयर चांस है कि तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ q terms, then find sum of p plus q terms, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में आने का बहुत चांस है। ऐसा भी प्रूफ में भी दे सकता है, प्रूफ में दे करके तुमसे पूछ देगा कि अच्छा बताओ सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स कितना होगा, 0 होगा वैसे। तो मैं देखो जो दिया हुआ है उसको लिख दे रहा हूँ। क्या बोला है? सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। या फिर कभी कभी क्या करता है ना, दे भी देता है तुमको, मतलब सम ऑफ पी टर्म्स क्यू बोल देगा और सम ऑफ क्यू टर्म्स कुछ बोल देगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो बोला है सम ऑफ पी टर्म्स यानी कि एस पी इज इक्वल्स टू एस क्यू, ये तुमको दिया हुआ है, ठीक है। और तुमको क्या निकालना है? सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, यानी तुमको निकालना है ये वाला चीज़, ठीक है ना। तो देखो कैसे करोगे, तो सम ऑफ पी टर्म्स क्या होगा, देखो p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा देखो सबको, ये देखो मैं अगर बात करूँ ये से ये कट जाएगा कि नहीं। अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ, देखो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2AP प्लस ये देखो ये हो जाएगा p स्क्वायर डी, ठीक है, 2AP प्लस p स्क्वायर डी। अच्छा काम करते हैं ना, d से मल्टीप्लाई नहीं करना ही बेटर होगा, ठीक है, d से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। चलो इसको क्या करते हैं हम लोग, रुक जाओ, ठीक है। चलो तो p लिख दो 2AP, चलो कोई बात नहीं, 2AP प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। चलो इक्वल्स टू 2AQ प्लस q इंटू q माइनस 1 इंटू डी, ये रखते हैं, ठीक है ना। अच्छा वैसे मुझे चाहिए क्या, मुझे ये वाला चीज़ चाहिए, मुझे देखो ये वाला चीज़ चाहिए ना। अच्छा ये वाला चीज़ चाहने का मतलब क्या है कि देखो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं ये वाला चीज़ अगर लिखना चाहूँ, ध्यान से देखो ये वाला चीज़ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर रफली तुमको लिख के दिखाता हूँ। सम ऑफ p प्लस क्यू क्या होगा, तो देखो होगा p प्लस क्यू बाई 2, ठीक है, 2 इंटू ए प्लस ये देखो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पहले p प्लस क्यू बाई 2, मुझे क्या चाहिए p प्लस क्यू बाई 2, ठीक है। तो एक बात बता, मुझे p प्लस क्यू बाई 2 कहाँ से मिलेगा, मुझे बताओ तो। क्यू p प्लस क्यू, यहाँ पे देखो p प्लस क्यू बाई 2 मुझे कहाँ से मिलने का चांसेस है। तो देखो अगर मैं बात करूँ, ये देखो ये a है इस टर्म में, ये a है इस टर्म में, तो ये जो चीज़ है ऑब्वियस बात है यहाँ पर कहीं पे आने वाला है कि नहीं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर तुमको नहीं क्लियर हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, तुम एक काम कर सकते हो, नहीं क्लियर हो रहा है तो तुम सबको एक साइड कर लो, जितनी भी चीज़ें सबको एक साइड कर लो। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, मान लो 2AP प्लस, मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं p स्क्वायर डी माइनस पी डी, छोड़ दो सबको एकदम एक साइड कर लो, 2AQ, ठीक है, माइनस q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, ठीक है। अब देखो मैं जिन जिन चीज़ों को बोल रहा हूँ उनको ध्यान से समझना, ठीक है। मुझे क्या करना है, इनको मैं चाहता हूँ अपनी बारी फैक्टर करना, मैं क्या चाहता हूँ, फैक्टर करना, ठीक है। तो अच्छा इन दोनों टर्म को देखो, इन दोनों टर्म को, तो अगर मैं इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकता हूँ बोलो तो, इन दोनों टर्म में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2a ले सकता हूँ, ये अलग है वैसे। ये दो टर्म देख रहे हो, ये दो टर्म देख रहे हो, इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो इनमें से मैं 2a कॉमन ले सकता हूँ, तो 2a कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा, p माइनस क्यू, क्या बचा, p माइनस क्यू। अच्छा बाकी जितने भी टर्म्स है देखो सब में d है, कहीं ना कहीं सब में d है, तो मैं सब में से d कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन लेता हूँ, सब में से d, तो सब में से d कॉमन लूँगा तो देखो क्या बचेगा, p स्क्वायर, इसमें से p स्क्वायर, इसमें से क्या बचेगा, माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस p माइनस, यहाँ पर माइनस p आया, यहाँ पर माइनस q आया, ठीक है। अच्छा अब देखो ये आ गया तुम्हारा 2a p माइनस क्यू प्लस यहाँ पर d है मेरा। अच्छा इसको देखो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू लिख सकता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ, p प्लस क्यू लिख सकता हूँ, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो ये वाले में देखो 2a इंटू p माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा ये सबके इक्वल में 0 आया हुआ है, ये भी याद रखना, सबके इक्वल में कितना आया हुआ है, 0 आया हुआ है, सबको इधर लेके आए थे। तो 2a p माइनस क्यू प्लस d इंटू, इन दोनों में देखो इसमें भी p प्लस क्यू है, इसमें भी p प्लस क्यू है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, p प्लस क्यू को कॉमन ले ले रहा हूँ, p प्लस क्यू को कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, गड़बड़ हुआ है क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं। p प्लस क्यू को अगर कॉमन ले ले रहा हूँ तो p प्लस क्यू को कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा देखो p माइनस क्यू माइनस 1, ठीक है। देखो p प्लस क्यू कॉमन लिया तो ये बचेगा p माइनस क्यू और ये -1 बचा से, ठीक है ना। चलो ठीक है, अच्छा इक्वल्स टू 0 है, ठीक है।
अब देखो इन दोनों में से क्या किया देखो तुम 2 इंटू कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे ना एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। देखो यहाँ पे क्या है, क्यू से क्यू का मल्टीप्लाई होगा क्यू स्क्वायर डी, तो ये प्लस में आएगा, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर डी प्लस में आएगा। अब डी कॉमन लोगे, ठीक है ना, तो क्यू इंटू डी, नहीं ये तो माइनस में ही आएगा, ठीक है, ये तो मेरा माइनस में ही आएगा, ठीक है। अच्छा क्यू डी ये प्लस में आएगा, ठीक ही तो हो रहा है, रुक जाओ, क्यू स्क्वायर डी, अच्छा हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि क्यू डी माइनस में आ रहा है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये क्यू डी क्या आएगा तुम्हारा प्लस में आएगा, तो यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कॉमन लूँगा, पी माइनस क्यू कॉमन लूँगा, क्या लूँगा, पी माइनस क्यू। तो अगर पी माइनस क्यू कॉमन लूँगा तो यहाँ पे प्लस बचेगा मेरा, देखो पी माइनस क्यू कॉमन लूँगा तो पी प्लस क्यू माइनस 1 बचेगा। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। देखो पी माइनस क्यू यहाँ पर भी है, पी माइनस क्यू यहाँ पर भी है, पी माइनस क्यू यहाँ पर भी है, पी माइनस क्यू कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, ठीक है ना। अच्छा तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पी माइनस क्यू दोनों जगह मुझे दिख रहा है, ठीक है, मिस कर दिया, ठीक है। अच्छा मन करते फिर से, सही तो कर रहे थे, तुम लोग कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ तक आ गया ना हम लोग, यहाँ तक आ जाने के बाद देखो क्या है, इन दोनों में से p माइनस क्यू अगर मैं कॉमन ले लूँ, अगर मान लो मैं p माइनस क्यू क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा देखो 2a, यहाँ बच गया क्या 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 आ गया। ये मान लो इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एस पी प्लस क्यू, तो ये क्या होता है देखो p प्लस क्यू बाई 2। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ आया हुआ है, देखो यहाँ पे तो यही चीज़ आया हुआ है, देखो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो इसका वैल्यू तो मैं 0 निकाल ही चुका हूँ। तो p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा 0। क्लियर हुआ बात। तो इस तरह से करके हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें समझ में आई। अच्छा एक और क्वेश्चन बोला क्या है देखो कि प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी क्या है, ए पी में है, इफ़ 1 बाई बी सी 1 बाई सी ए और 1 बाई ए बी आर इन ए पी। तो देखो मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर कोई चीज़ ए पी में है, जो गिवन है उसी से लेकर स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से डिवाइड, कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया मेरा बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग क्या बोला, ये बोल रहा है कि ए पी में गिवन है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये किस में गिवन है भाई, ए पी में गिवन है, तो हमको बोला ए बी सी ए पी में है, ये प्रूफ करो, ठीक है। तो देखो अगर मान लो 1 बाई बी सी 1 बाई सी ए और 1 बाई ए बी आर इन ए पी, ठीक है। तो मैं क्या बोला, सब में एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सब में ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सब में किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ए बी सी से, ए बी सी ऊपर में ए बी सी से सब में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ए बी सी ए बी। ये भी ए पी में होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब देखो बी सी कट गया तो ए आ गया, यहाँ पे देखो सी ए कट गया तो यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए बी कट गया तो सी आ गया, ये भी ए पी में हुआ, प्रूव हो गया। अच्छा ये हो गया मिनट ऑफ ज़िंदगी। अगर आम जिंदगी करना हो तो ये अगर किस में दिया है तुमको, ये वाला जो चीज़ दिया हुआ है 1 बाई बी सी 1 बाई सी ए 1 बाई ए बी, ए पी में दिया है, ठीक है ना। 1 बाई बी सी 1 बाई सी ए और 1 बाई ए बी तुमको किस में दिया हुआ है, ए पी में दिया है। तुमको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी ए पी में है, प्रूफ क्या करना है, ए बी सी क्या है वो ए पी में है, मतलब ये तुमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। और ये क्या करना है तुमको, गिवन है, ये क्या है तुम्हारा गिवन है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, अच्छा जो चीज़ गिवन है उसको हम लोग अच्छे से लिख दे, ये ए पी में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 बाई सी ए माइनस 1 बाई बी सी अगर करोगे तो क्या आएगा देखो 1 बाई ए बी माइनस 1 बाई सी ए। मतलब क्या, अगर ए बी सी ए पी में होता है तो क्या होता है, बी माइनस ए और सी माइनस बी इक्वल होता है, क्योंकि वही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा अगर इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, ए बी सी, एलसीएम क्या आ गया, ए बी सी। अगर ए बी सी मेरा एलसीएम आ गया, ए बी सी मेरा एलसीएम आ गया तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, सी ए कट गया तो यहाँ बचा बी, और यहाँ पे बी सी अगर कट गया तो ए बचा, ठीक है ना।
यहाँ पे भी ए बी सी एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच्चा देखो सी, और यहाँ पे क्या बच्चा सी ए गया तो बी, ठीक है। अब देखो ए बी सी कट गया, तो मुझे क्या मिला, बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी सी ए पी में है, इसका मतलब क्या होता है कि बी माइनस ए करोगे तो सी माइनस बी आएगा, तो यही चीज़ तो आया है ना। देयरफॉर इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी ए पी में नहीं लिख सकते हैं, ए बी सी आर इन ए पी, जैसे तुमको पसंद है। तुमको अगर इसका मतलब ये होता है उससे सॉल्व करके ये निकालो, या फिर कुछ मल्टीप्लाई कर करके निकाल दो, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलो तो ये हो गई हम लोग की बात, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या बढ़ते हैं, एपी के क्वेश्चन हम लोग मोटा मोटी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग एपी समझे ना वैसे ही जीपी होता है। अब देखो जैसे एपी में दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या थी, बोलो तो एपी में दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या थी। एपी में दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो थे बोलते तुम्हारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जीपी में वैसे ही क्या होता है, जीपी का मतलब होता है कोई चीज़ से मल्टीप्लाई होते चला जाता है। जैसे मान लो अगर पहला टर्म 5 है तो दूसरा टर्म मान लो अगर 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया 20, 40, 80, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो मल्टीप्लाई होते चला जाता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होते चला जाता है, ठीक है। तो ये जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है ना इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे भी दो चीज़ पता करना होता है, एक ए यानी कि फर्स्ट टर्म जिसको T1 लिखते हैं, और यहाँ पे एक पता करना होता है कॉमन रेशियो। क्या पता करना होता है, कॉमन रेशियो। जैसे जैसे ए बी में सीखे हो वैसे वैसे यहाँ पे सीखना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो इसका nth टर्म निकालना है, nth टर्म क्या होता है, a इंटू आर का पावर n माइनस वन। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, याद रखना, a इंटू आर का पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, ठीक है ना। जैसे जैसे सीखे हो एकदम फार्मूला वैसे वैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला होगा सम ऑफ n टर्म्स का, और ये एक फार्मूला हो गया तुम्हारा, ये हो गया nth टर्म का, ये सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला। वैसे ही अगर मान लो ए बी सी जी पी में है, ए बी सी आर इन जी पी, तो उसमें याद है कैसे करके लिख रहे थे, उसमें याद है कैसे करके लिख रहे थे, बोलो तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं देखो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। या फिर और एक तरीका लिख सकते हो कि b बाई ए करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा c बाई बी, एक ही बात लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है ना जी। तो जीपी में भी एकदम उसी तरह की चीज़ें जैसे कि एपी में रहती हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें भी एक होता है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं जीएम। जीएम का मतलब क्या होता है, जीएम का मतलब होता है वही कि मतलब बीच में कोई टर्म को अंदर कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे बोला है फाइंड 3 नंबर्स in GP whose product is 216 and sum of their product in pairs is 156। मतलब बोला 3 नंबर जीपी में है जिनका प्रोडक्ट कितना है 216 है, और सम ऑफ देयर प्रोडक्ट है 156, ठीक है ना। तो देखो 3 नंबर अगर जीपी में है तो मैं क्या कर ले सकता हूँ, मान लो पहला ए ले लिया, दूसरा ए आर ले लिया, ए आर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। या फिर तुम अगर बहुत लोग बोलते हैं ऐसे मानो कि ए बाई आर मानो, ए मानो और ए आर मानो, ठीक है। तुम जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो अब क्या बोल रहा है तुमको, ये क्या है तुम्हारा जीपी में है, इनका प्रोडक्ट कितना है तुम्हारा 216, तो इनका प्रोडक्ट कर दो ए इंटू ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 216। तो देखो क्या आ गया, ए क्यूब आर क्यूब इक्वल्स टू 216 आ गया। अच्छा यानी कि अगर ए आर लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है ना। तो ए आर का वैल्यू मुझे कितना पता चल गया 6। अच्छा अब क्या बोला है, सम ऑफ क्या बोला है यहाँ पे देखो, सम एंड सम होगा, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स। पेयर्स में मतलब ए के साथ पहले ए आर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्लस मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। अब ए आर के साथ ए आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, ए आर स्क्वायर, अच्छा प्लस पहले वाले के साथ इसको कर दो, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया 156। अच्छा देखो तो ये वाला क्या बन गया, देखो ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 156 आया। चलो अब देखो अगर यहाँ से मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो देखो सब में से क्या कॉमन जा रहा है, ए स्क्वायर आर कॉमन जा रहा है ना, ए स्क्वायर आर कॉमन जा रहा है सब में से, ठीक है ना। चलो तो ए स्क्वायर आर कॉमन चल गया, हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर
इक्वल्स टू 156। तो प्रॉब्लम है नहीं है ना? अच्छा, या फिर एक काम करते हैं ना, वो उतना हटा दो, छोड़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं ना क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अगर a का वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 6/r हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ a है वहाँ मतलब मैं a² यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब देखो a² कॉमन लेने के बाद r प्लस r³ प्लस r², ठीक है, इक्वल्स टू 156। तो प्रॉब्लम है? अच्छा, अब देखो मैं काम करता हूँ, a² की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, a² की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 36/r² लिख सकता हूँ ना। तो ये देखो आ गया r प्लस r³ प्लस r² इक्वल्स टू 156। अब देखो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ r है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ r है। तो इसको सॉल्व करके मैं r का वैल्यू निकाल लूँगा। अब देखो अगर r का वैल्यू मेरे को आ गया, r का वैल्यू मेरे को आ गया, तो a का वैल्यू भी मिल गया। चाहिए क्या था मुझे कि r और a निकल गया, तो आराम से कोई भी चीज़ निकाल दूँगा, क्योंकि ये तीनों टर्म तो मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर हुआ ना बात? तो जीपी के भी क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल उसी तरह से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस करोगे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी हम लोग को जाननी होंगी, ठीक है ना? जैसे नॉर्मल कोई अगर सीक्वेंस होता है, जैसे मान लो, अब मैं तुमको बता दे रहा हूँ, जैसे एक ना जीपी का मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ये आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट 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 ऐसे करके इसका n टर्म्स निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। देखो सम कैसे निकालता है, पहले इनमें से मैं 5 कॉमन ले लूँगा। तो अगर 5 कॉमन ले लूँ, देखो बेसिकली क्या है, इनके बीच में कुछ मल्टीप्लाई होकर नहीं जा रहा है। जैसे 5 में 11 मल्टीप्लाई किए 55, तो फिर 11 मल्टीप्लाई किए तो ये नहीं आएगा, समझ में आया ना? इसीलिए अगर 5 कॉमन लूँगा तो 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस डॉट 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 आगे चला गया, ठीक है ना? अप टू n टर्म्स बेसिकली है, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स अगर लिखना है तो देखो अब की बार मैं 9 कॉमन ले लूँ, मैंने 9 इसमें से निकाल ले रहा हूँ, मतलब जब 9 मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो ये देखो क्या आ गया, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट 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 कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 5/9। अच्छा, मैं इस देखो 9 को क्या लिख सकता हूँ, 10 - 1 लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या मैं 100 - 1 लिख सकता हूँ, प्लस इसको 1000 - 1 लिख सकता हूँ। ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक। कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5/n। अच्छा, मैं ना फर्स्ट टर्म को बस लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 10, प्लस सेकेंड टर्म क्या है, देखो 100, पहला टर्म क्या है 100, फिर तीसरा क्या है 1000। ये कहाँ तक जाएगा, देखो n टर्म्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक। अच्छा, अब देखो सब में एक n निकल रहा है ना, कितना टू n, यहाँ से एक n, यहाँ से एक n, कितना टू n टर्म्स है तो n to n निकलेगा, n to 1 निकलेगा, यानी कि n हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, यानी कि मैं अगर 5/9 लिखता हूँ, अब देखो ये हो गया, देखो 10 प्लस ये क्या हो गया, देखो 10² प्लस 10³ प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक। कहाँ तक आ गया, अप टू n टर्म्स तक, माइनस n, ठीक है ना, माइनस n। अभी देखो ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अगर फॉर्मूला बैठा दूँ तो देखो 5/n, देखो क्या होता है फॉर्मूला, a मतलब 10 इंटू r मतलब कॉमन रेशियो, सब में 10 से मल्टीप्लाई हो ना, 10 का पावर n -1/10 - 1, ये आ गया मेरा इससे फॉर्मूला माइनस n, ठीक है। अब देखो आ जाएगा 5/n, देखो एक एक करके मल्टीप्लाई हो रहा है, एक एक करके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो देखो ये आ गया मेरा 10 का पावर n + 1, ठीक है, एक मल्टीप्लाई हुआ, माइनस, ठीक है, 10 का पावर n + 1 माइनस 10, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे तो 9 है, माइनस n, बस 10 से मल्टीप्लाई कर रही है इन दोनों में। अगर और अच्छे सॉल्व करना चाहो तो देखो ये जो 9 है इसको बाहर ले लो, 5/81। अब देखो 10 to the power n + 1 माइनस 10, अभी देखो 9 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तब ना बाहर आएगा, यानी कि -9n। ये मेरा आंसर हो गया, यही हो गया सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो जीपी के क्वेश्चन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल सीरीज़ भी होती है जो हम लोग को जाननी होंगी, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो स्पेशल सीरीज़ के क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि फास्ट चल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो होगी तुमको खुद से करनी होगी। मैं एक बेसिक आइडिया देने के लिए तुम लोग को बस फास्ट चल रहा हूँ। जैसे मान लो स्पेशल सीरीज़ क्या होता है, देख लो ध्यान से। स्पेशल सीरीज़
अब ये स्पेशल सीरीज़ क्या होता है, देखो जो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अगर मैं करता हूँ n तक करता हूँ तो इसका आंसर पता है क्या आता है, इसका आंसर आता है n × n+1/2। वैसे अगर मैं करता हूँ मान लो 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 n² तक, तो ये क्या होता है बोलो तो, ये होता है तुम्हारा n × n+1 2n+1/6। वैसे अगर मैं a³ + 2 ऐसे करके करता हूँ क्यूब में, तो ये कुछ नहीं होता है, n³ अगर है तो ये कुछ नहीं होता है। देखो n × n+1/2 मैंने पहले जो आया था उसका स्क्वायर हो जाता है। ये कुछ रिलेशन है जो हमको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरे को अगर nth टर्म निकालना है तो मैं सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकता हूँ। बाय द वे ये जो चीज़ दिया हुआ है ना पहला वाला, ये इसको मैं अगर एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ n। क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ n, या फिर समेशन ऑफ कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ n, जहाँ पे n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है देखो n × n+1/2। क्या बोल रहे हो उतना अच्छा समझ में नहीं आया, समझ में आएगा, रुको एक क्वेश्चन करने दो, मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स whose nth टर्म गिवन है, उसका nth टर्म गिवन है, क्या इज, मान लो दे दिया है तुमको n × n+1। मान लो क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, इसका nth टर्म दे दिया। तो देखो मैं लिख रहा हूँ tn का मतलब क्या दिया हुआ है, n × n+1। मैं थोड़ा सा इसको सजा लेता हूँ, तो ये क्या आ गया देखो n² + n, क्या आ गया n² + n। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है, देखो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब होता है समेशन ऑफ n², क्या होता है मैंने इसी चीज़ का समेशन, ठीक है ना, प्लस समेशन ऑफ n। तो समेशन ऑफ n² क्या होता है, देखो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, समेशन ऑफ n² क्या होता है, देखो n × n+1 × 2n+1/6 प्लस समेशन ऑफ n क्या होता है n × n+1/2। अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन जा रहा है, n × n+1 कॉमन जा रहा है, क्या जा रहा है n × n+1 और नीचे से 2 कॉमन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया, देखो यहाँ बच गया 2n+1/3 बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यानी कि n × n+1/2। इसको अच्छे से सॉल्व करोगे, देखो नीचे 3 आया, यहाँ पे आ गया देखो 2n+1 - 3, यानी कि मेरा जो आंसर आ गया सम ऑफ n टर्म्स n × n+1/2 × 3 मल्टीप्लाई कर दो 6, ठीक है। अच्छा ये क्या आ गया देखो 2n - 2, ठीक है। मैं और अगर अच्छे से करना चाहूँ तो देखो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो n × n+1 n - 1, ठीक है ना। अब देखो 2 बाहर आया तो कट के ये 3 आ गया, क्लियर हुआ बात। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन करेंगे तुम्हारी सुविधा के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सीखो, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरे को बोलता है कि 10³ + 11³ + 12³ प्लस डॉट 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 20³, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो क्यूब वाले है ना। अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ, देखो समेशन ऑफ मान लो n³, ठीक है, जहाँ पे n का वैल्यू 1 से लेकर के 20 तक होगा, में से अगर मैं समेशन ऑफ n³ जिसका वैल्यू 1 से लेके अगर मान लो कहाँ तक है 9 तक है, मतलब 1³ + 2³ + 3³ ऐसे करके 20³, ठीक है, और उसमें से मैं स्टार्टिंग का 9 को अगर माइनस कर दूँ तो यही वाला आ जाएगा ना, समझ में आया, तो वही कर दूंगा ना, समझ में आया ना। तो देखो n³ का तो मैं बता दिया हूँ क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे वही आएगा, मैं रफली करके दिखा रहा हूँ, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। पहले मैं क्या करना 20 तक करना है, तो कितने टर्म्स हुए, 20 टर्म हुए, तो n की जगह बस 20 बैठाना, 20 × 21/2 का स्क्वायर, माइनस अब 9 तक करना है तो 9 × 10/2 का स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो तो ये काट देते हैं, ये आ गया 10, यानी कि देखो 210 का स्क्वायर, माइनस ये काट देते हैं 5, 45 का स्क्वायर। आगे तो तुम लोग कर सकते हो, 210 का स्क्वायर कितना होता है पता है, 210 का स्क्वायर कितना होता है 44100, 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, तो जो भी आएगा यहाँ से आंसर देख लोगे, क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या हाँ 2025, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा जैसे ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या है,
बोला इसका सम ऑफ एन टर्म्स निकाल। देखो जैसे nth टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स निकालना। जैसे मान लो पहला क्या है 1 इंटू 2 प्लस 1 2 इंटू 3 प्लस 1 3 इंटू 4। इसका मान लो तुमको nth टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? nth टर्म। ध्यान से समझना, पहला टर्म था तो यहाँ पे 1 2 था, दूसरा टर्म था तो 2 3 था, तीसरा टर्म था तो 3 4 था। तो अगर nth नंबर टर्म होगा तो क्या होगा? 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, तीसरा नंबर टर्म है तो 3 है। तो nth टर्म होगा तो n होगा ना, है ना? और एक ज़्यादा हमेशा रहेगा, है कि नहीं? तो अगर nth टर्म रहेगा तो मेरा nth टर्म तो मेरे को ये मिल गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब मान लो मुझे सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से समझना, बहुत सिंपल होता है। क्या एक बात बताओ, मैं इसको 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लिख सकता हूँ? पहले बताओ। अगर इसको तुम एलसीएम लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, मतलब माइनस n आ जाएगा, तो कट के मेरा लास्ट में यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर मान लो मैं पहला टर्म लिखूँ तो पहला टर्म देखो क्या है? 1 माइनस 1/2 आएगा। दूसरा टर्म देखो क्या आएगा? 1/1 लिख दे रहा हूँ, 1/2 माइनस 1/3 आएगा। तीसरा टर्म लिख रहा हूँ तो देखो क्या आ जाएगा? 1/3 माइनस 1/4 आएगा। हो क्या रहा है देखो, अगर मैं सबको जोड़ रहा हूँ उस समय देखो पहला वाला टर्म तो वैसे का वैसे रह जा रहा है, दूसरा वाला पहले वाले का सेकंड टर्म और दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म कट जा रहा है, फिर 1/3 कट गया। वैसे ही क्या होगा, अगर मैं A4 लिखूँगा तो ये देखो माइनस में जो था ना ये वाला भी कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी लास्ट टाइम में बचेगा क्या? मेरा पहला वाला टर्म बचेगा और ये जो लास्ट टर्म है nth का लास्ट वाला बचेगा, है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा? सम ऑफ एन टर्म्स। पहला वाला टर्म बचेगा यानी कि 1 बचेगा, पहला वाला टर्म बचेगा यानी कि 1 बचेगा, माइनस nth टर्म का लास्ट वाला पार्ट बचेगा, मतलब ये वाला बचेगा 1/n प्लस 1, ये बचेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, n प्लस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, यानी कि लास्ट मेरा सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा? n/n प्लस 1। मोटा मोटी चीज़ें समझ में आई? यही है इसमें, इसी को सॉल्व करके हमको निकलना है। एक और रिलेशन बस याद रखना कि जो मेरा AM होता है ना वो हमेशा GM से बड़ा होता है, AM हमेशा GM से बड़ा होता है। ठीक है?